स्टार्ट करते हैं। और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कितने टाइप हम लोगों ने किए थे। टाइप 20, ये वाला टाइप रह गया था शायद। टाइप 32 रह गया था बीच में। कर तो हमने ज्यादा लिए थे, बट मुझे जो फील हो रहा है वो ऐसा फील हो रहा है कि ये वाला टाइप ना कल रह गया था। देखना जरा एक बार, ये वाला टाइप हो गया था क्या? टाइप 32, ये इट वाला जो कॉन्सेप्ट है। 34 तक, लेकिन टाइप 32 बीच में रह गया था। तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश करके ही दम लेंगे, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, इस चैप्टर में आज हम लगभग लगभग पूरा कर देंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस। मैं आपको लेकर आना, वो नीचे गाड़ी ले जाओ। अरे बट मैं करेक्शन, हाँ। ठीक है भाई, इतने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे, इतने सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस चैप्टर को जब हम खत्म करेंगे ना प्रैक्टिस के साथ, तो ये मान लेना इस चैप्टर पे ब्रह्मास्त्र हो जाएगा आपका, है ना। अहमास ब्रह्मास, है ना, वो क्या भभूत लगाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद फिर आपका इस पर चारों आत्माओं से, भूत प्रेत से, चारों तरफ से इस पे आपका कब्जा हो जाएगा, ठीक, सारे क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन क्वेश्चन तुमसे तभी हिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। 50% क्वेश्चन तुमसे हिलेंगे नहीं, वो तब हिलेंगे जब आप कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से भी पढ़ोगे, ठीक है। और अभी जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनमें कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हारे दिमाग के पेज खोलेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं धीरे 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 लेवल उठाना स्टार्ट करता हूं। तो टाइप 32 बचा हुआ था, ये इट का कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं फटाफट जल्दी से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना स्टार्ट करता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ इट किसके रूप में? डमी सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में भाई मेरे? डमी सब्जेक्ट के रूप में। अब आपको सर ये डमी का क्या मतलब है? फिर से वही बात, यहां इट का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा आई हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी सहायता की। दूसरा, इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू। दो सेंटेंस है। आई हैव हेल्प्ड यू, इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू। दो सेंटेंस है। पहला है आई हैव हेल्प्ड यू, दूसरा है इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू। तो मुझे बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, फर्स्ट और सेकंड में? पहले सेंटेंस का अर्थ है मैंने तुम्हारी सहायता की। दूसरे का अर्थ है, क्या अर्थ है बताओ जल्दी से मुझे लिख के बताओ। ये मैं ही हूं जिसने तुम्हारी भैंस नहीं, सॉरी, तुम्हारी सहायता की। और इसका अर्थ है मैंने तुम्हारी सहायता की। ठीक है भाई, चलो अब देखो फटाफट दोनों में से। बेटे उमेश, टाइप 10 तो मैं दोबारा बता दूंगा, बट अगर ये रोने का वो बताया ना, तो इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि रोने ही लग जाएगा फिर वास्तव में। ठीक है, ये इस तरह की हरकत मत करो। पढ़ते टाइम पे बाद में पूछ लेना जो भी टाइप समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई मेरे बच्चों, सुनो ध्यान से। आई हैव हेल्प्ड यू, यार आप ना किसी बात को नॉर्मल तरीके से भी तो कह सकते थे। मान लो जैसे मार्केट में जा रहे हो आप, ठीक है, आपको घर वाले सब्जी लेने के लिए भेज रहे हैं, आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते क्या हो गया, पबजी या कुछ भी एक्स वाई जेड, या आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आप लेट हो गए। घर वालों ने कहा अबे सब्जी क्यों नहीं लेके आता, क्या नालायक की तरह इधर उधर घूमता रहता है। तो अब दो तरीके हैं कहने के। एक तो है कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, दूसरा तरीका है
ये मैं ही हूं, जब से चिल्ला के नहीं कहते जोर से, अपनी आवाज को उठा के, अब चिल्ला तो सकते नहीं है लेकिन जोर तो डाल सकते हैं। ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं जो सब्जी लेने जाता हूं। एक हो गया, मैं सब्जी लेने जाता हूं, इससे तो कोई नहीं सुनेगा। ये मैं ही हूं जो सब्जी लेने जाता हूं। कौन जाता है इस घर में सब्जी लेने? ये मैं ही हूं जो गाय भैंस नहलाता हूं। ये मैं ही हूं जो दूध निकाल के लाता हूं। ये मैं ही हूं जो 4 बजे उठ के सुबह गाय भैंस को खाना खिलाता हूं। ये मैं ही हूं जो रात को खेतों में जाता हूं। तो इसका मतलब है आप एम्फेसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये देखना दिल किसका इतना बड़ा हो रहा है, ये कौन परेशान है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी आप इट का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर आप किस लिए यूज करते हैं? एम्फेसाइज करने के लिए। किस लिए यूज करते हैं? एम्फेसाइज। तो इसे एम्फेसाइजिंग इट भी कह सकते हैं और इसे डमी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। लेकिन काम की बात क्या है? दो बात है काम की, सुन लो। किस एक तो एम्फेसाइज सब्जेक्ट को किया जाता है, तो यहां पर कभी भी मी मत करना। आएगा मी मतलब ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज नहीं किया जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर रहता है ना, इससे पहले सब्जेक्ट आएगा और यही सब्जेक्ट आगे इसका रिलेशन दिखाया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट होता है, देखो इट के अकॉर्डिंग तो क्या लगा दिया हमने? इज लगा दिया। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसी ही आगे क्या होगी? वर्ब। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि यहां पर हैज क्यों नहीं आया? बताना जरा कमेंट बॉक्स में लिख के, क्यों नहीं आया हैज? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। रात को खेतों में क्यों जाते हो? रात को खेतों में बेटे पानी करने के लिए जाते हैं। खेतों में पानी भी होता है। जिन गांवों में पानी दिन में नहीं आता वो रात को जाते हैं, ठीक है। खेती तुमने नहीं की, हमने भी कर रखी है। और ये दिमाग अपना ना थोड़ा सा सही रखा, नहीं तो जूता निकाल के ना वही मारूंगा तेरे मुंह पे भी। चलो भाई बताओ फटाफट जल्दी से, बताओ जल्दी से, यहाँ हैज क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि आए का रिलेशन हैव से है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट वैसे ही आगे क्या आ जाएगी? वर्ब आ जाएगी। आगे बात समझ में? तो एक एग्जांपल और मुझे करके दिखा दो फटाफट जल्दी से। इट वॉज शी हु वॉज ऑब्लिक वर प्रेजेंट इन द पार्टी। अब किसी ने कहा कि यार वो तो आज पार्टी में आई नहीं थी। तुम्हारा दोस्त बहुत तेज है, खुद आदमी ध्यान रखे ना रखे, दोस्त ऐसी चीजों का जरूर ध्यान रखते हैं। तो दोस्त ने जोर डाल के कहा इट वॉज शी। अरे नहीं, ये वही थी जो वहां पार्टी में प्रेजेंट थी। इट वॉज शी। नॉर्मली तो अरे नहीं वो पार्टी में नहीं, ऐसे दोस्त कहां कहते हैं? नहीं इट, अरे ये, अरे नहीं भाई, इट वॉज शी। अब बताओ क्या आएगा? वर आएगा या वॉज आएगा? फटाफट जल्दी से। तो फिर आप कहोगे अच्छा तुझे क्यों कैसे पता? वॉज, तो शी के हिसाब से क्या हो जाएगा? वॉज। आगे बात समझ में? इसका मतलब आपको दोनों बातें समझ में आ गई हैं कि यहां रहेगा सब्जेक्टिव केस और इसके अकॉर्डिंग आगे लगती है वर्ब। चलो आ जाओ। 1 2 3 4 शेरो कूद पड़ो मैदान में, उड़ा दो जल्दी से, फटाफट उड़ा दो। सर मॉक टेस्ट फ्री में दे दी। देखो एक तो पहले तो मैं ये बता दूं, जिन बच्चों को नए जुड़ रहे हैं जिनको नहीं पता है, मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है। वहां पर जाएंगे, अर्जुन बैच सीरीज होगा उसमें जाइएगा, प्रॉपर मॉक टेस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। चार्जेस जो है सिर्फ सिलेबस के हैं 499। जो बच्चे न्यू हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो भी पुराना हो या नया हो, जो भी ज्वाइन करता है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, इट इज द स्टार्स। अरे ये सितारे ही हैं जो हमें गाइड करते हैं। अब स्टार्स यहां पर कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है।
कोई बच्चा इसे अनकाउंटेबल नहीं कहेगा इस समय पर, क्योंकि जब अनकाउंटेबल होता है उस समय पर स्टार का प्लूरल स्टार्स नहीं होता। अगर तुम किसी चीज में डायरेक्ट एस लगा रहे हो तो इसका मतलब वो क्या है, काउंटेबल है। क्या मैं मिल्क में एस लगा सकता हूं, मिल्क्स कर सकता हूं, नहीं कर सकता, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है। अगर मैं डायरेक्ट स्टार में एस लगा रहा हूं तो ये क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि अनकाउंटेबल में तो मेरे भाई लगता ही नहीं है एस। तो यहां स्टार्स प्लूरल है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो गाइड होगा, गाइड में एस नहीं लगेगा। जिन्होंने गाइड में एस लगाया है फटाफट जल्दी से काट दीजिए। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज आई, ये मैं हूं तो आई, हूं से पहले आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम। इट इज दे, ये वो हैं तो दे, आई हूं से पहले दे के अकॉर्डिंग आर। इट वॉज शी, ये वही थी तो शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज। मस्त लगा भाई, मजा आया बात में। द ब्लाइंड्स क्या है, द ब्लाइंड्स कुछ नहीं है, द ब्लाइंड ही होता है, द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग। चलो खत्म हो गया ये भाई। 33 टाइप कल मैंने करा दिया था, 34 भी मैंने कल करा दिया था। अब चलते हैं टाइप 35 की तरफ। आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टाइप 35 के बारे में सुनो। अगर आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन दिए हो, जैसे एवरीबडी मतलब प्रत्येक, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, तो ये अपने आप में कैसे होते हैं, सबसे पहले फटाफट जल्दी से बता दो, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई, सिंगुलर, एक एक को डिनोट करते हैं। तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर। लेकिन जो कमाल की बात है, काम की चीज है, इनका एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। पेपर में जो तुम्हें फंसाने के लिए देगा, या तो देयर देगा या इट्स देगा। इट्स क्यों नहीं हो सकता, इट्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पर्सन को डिनोट करते हैं। लिख दूं यहीं पर, नहीं तो तुम भोंदू टाइप के हो तो आधे भूल भी जाते हो ना। पर्सन को डिनोट करते हैं तो इसीलिए इट्स नहीं आएगा, पर्सन के लिए इट्स नहीं आएगा। दूसरा, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो इसीलिए देयर भी नहीं आएगा। तो देयर पे भी कट लगा देंगे, इट्स पे भी कट लगा देंगे। इस वाले क्वेश्चन में वर्ब से ज्यादा एडजेक्टिव में गड़बड़ देता है। क्वेश्चन आएंगे तो तब दिखाऊंगा आप लोगों को। चलो दूसरा पार्ट सुनो, ये तो था पार्ट ए। पार्ट बी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये क्या है, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, कैसे है भैया, सिंगुलर है। बट ये डिनोट किसको करते हैं, मैं आपको बता दूं जरा, ये नॉन लिविंग को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं मेरे भाई, नॉन लिविंग को। जब नॉन लिविंग को डिनोट करते हैं और तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स। सबसे पहले सर क्वेश्चन बताओ जल्दी से, देयर क्यों नहीं हुआ, देयर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्लूरल नहीं है, और हिज या हर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पर्सन को डिनोट नहीं कर रहे हैं। तो दोनों पे लगा दिया हमने कट। क्वेश्चन तुम्हारे सामने हाजिर है, उड़ा दो। सर एनडीए में इंग्लिश में ओनली ग्रामर से कितने क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में ग्रामर से 10 क्वेश्चन आते हैं, इनटू कर दो 4 इज इक्वल टू 40 नंबर। मतलब 200 में से 40 नंबर की ग्रामर आती है। बट एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ग्रामर के बिना तुम रह नहीं सकते। अब अगर ये दिनेश दोबारा कमेंट करे तो इसके कान पे लगाना। ठीक है बेटे, पता चल गया कितने नंबर की आती है। चलिए, एवरीवन हैज ऑब्लिक हैव रीच्ड इन द पार्टी, हर कोई पार्टी में पहुंच गया है। तो एवरीवन क्या है, सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज। क्वेश्चन नंबर 2, नोबडी इन द क्लास, क्लास में कोई भी नहीं, तो इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्लास, सब्जेक्ट होगा नोबडी, नोबडी के हिसाब से आंसर होगा हैज। नोबडी हैज कंप्लीटेड क्या हो जाएगा, हिज वर्क, क्योंकि सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, एसएससी के लिए क्लास ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो, बखूबी ले सकते हो। एसएससी के सारे धुरंधर जो हैं इस बार तबाही मचाने वाले हैं। somebody क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से इज क्या हो जाएगा, हैज। एवरीथिंग हैज ऑब्लिक हैव, तो पहले तो वर्ब बताओ कौन सी होगी, तो सिंगुलर है तो हैज। अब इट्स आएगा या देयर, हर चीज का अपना ही इंपॉर्टेंस होता है। तो एवरीथिंग, थिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग, सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा, इट्स। नथिंग, मुझे एक क्लियर कंसाइंस, कंसाइंस क्या होती है,
कंसाइंस होती है सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, सही और गलत की समझ, उसे कहते हैं कंसाइंस। ठीक है मेरे भाई। तो नथिंग क्या होता है? सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से अट्रैक्ट में एस लगाना पड़ेगा। तुमने देखना जरा क्या किया है, एस लगाया है, फिर ठीक है। चलो टाइप 36, हाँ जी देखो ध्यान से। टाइप 36 में दो बातें हैं, ए और बी, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से पहले समझाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, दो बातें समझो। ईच बॉय ऑब्लिक बॉयज, ईच बॉय ऑब्लिक बॉयज इज ऑब्लिक आर गोइंग टू स्कूल। दूसरा क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉय ऑब्लिक बॉयज इज ऑब्लिक आर गोइंग टू स्कूल। बताओ, पहले वाले में बॉय आएगा या बॉयज, और फिर इज आएगा या आर? दूसरे वाले में बॉय आएगा या बॉयज और इज आएगा या आर? पहले तुम लगाओ, फिर मैं समझाता हूं तुम्हें। लगाओ अपना दिमाग। हाँ भाई, इट्स अनब्रेकेबल एनफ है। चलिए, पहले वाले में ध्यान से सुनना, ईच जो है वो एडजेक्टिव है, और ईच या एवरी सिंगुलर होता है। कैसे होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, तो ये सिंगुलर होता है। तो ईच के हिसाब से नाउन आएगा बॉय, तो ईच बॉय। ईच बॉय सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब तो ऑब्वियस ही बात है सिंगुलर ही होगी, इज। लेकिन जैसे ही हम ऑफ लगाते हैं ना मेरे भाई, जैसे ही ऑफ लगाते हैं ईच ऑफ, तो ज्यादा में से प्रत्येक, तो ऑफ लगते ही आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। लेकिन बॉयज में से निकल तो क्या ही रहा है? ईच ही निकल रहा है। तो ज्यादा में से एक, यहां ज्यादा में से एक नहीं, यहां सिर्फ एक का जिक्र कह रहा है, प्रत्येक। यहां ज्यादा में से प्रत्येक, तो इसका मतलब है नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी ही रहेगी? वर्ब दोनों में ही सिंगुलर रहेगी मेरे भाई। कई बच्चों ने मैंने देखा आर लगा रखा है, तो ये वाली हरकत मत कर देना। इसको मैं दूसरे मेथड से भी तुम्हें समझा सकता हूं। आई हैव वन अनदर मेथड। क्या? वन गर्ल ऑब्लिक गर्ल्स इज ऑब्लिक आर देयर, तो वहां एक लड़की है भाई। दूसरा, वन ऑफ द, क्योंकि वन ऑफ का तो तुमने पढ़ लिया है, गर्ल ऑब्लिक गर्ल्स इज ऑब्लिक आर देयर। ले, अब बताओ फटाफट जल्दी से, पहले वाले का आंसर बताओ और दूसरे वाले का बताओ। मेरे हिसाब से 99% बच्चों को यह बात दिमाग में पहुंच चुकी होगी। देखो बच्चों, एक नंबर दिया हुआ है ऊपर 75, ये जो पिन किया हुआ है। अगर आपको सिलेबस से रिगार्डिंग, मॉक टेस्ट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी करनी है, किसी भी बैच से रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप उस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है? कमेंट में मत लिखना, ठीक? आप कॉल करके पता कर लेना। देखो देखो भाई, देखो वन, वन जो है यहां एडजेक्टिव का काम करेगा, तो वन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? गर्ल सिंगुलर, और वन गर्ल सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इज। दूसरा, अब ये कह रहा है वन गर्ल नहीं कह रहा, बहुत सारी लड़कियों में से एक, तो यहां सारा खेल किसका? देखो ऑफ लगते ही चॉइस आ जाती है, तो चॉइस का मतलब है, अब चॉइस वन में से तो वन की नहीं निकालोगे यार, एक लड़की में से एक लड़की कैसे निकाल दोगे? एक से ज्यादा होंगी तभी तो उनमें से चॉइस करोगे, तो चॉइस हमेशा ज्यादा में से होती है, तो प्लूरल में से एक। अब एक का जिक्र है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। तो ऑफ लगने से आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब तो वही रखती है ना, क्योंकि चॉइस तो आप एक की ले रहे हो, तो इसीलिए वर्ब कैसी ही रहेगी? सिंगुलर रहेगी। बट ऑफ लगने के बाद नाउन या प्रोनाउन कैसा हो जाएगा मेरे भाई? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो चलो, ये बात तुम्हारे समझ में
जहन में आई हुई होगी। तो यहां पर यही लिखा है कि आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, एवरी हो, या ईच एंड एवरी हो, या नॉट एनी हो, या नो हो। इनके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? सिंगुलर होता है। अगर ऑफ नहीं है, सुन लो ध्यान से, अगर ऑफ नहीं है, आंख खोल लो, आधों की आंख बंद है, मुझे पता आधे तो पड़े होंगे नहीं बिस्तर में ही। आंख खोलो ये। अगर नाउन सॉरी ऑफ नहीं है तो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, लिख देता हूं, अगर ऑफ नहीं है, ठीक है भाई, तो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, तो वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही ऑफ लग गया, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नॉट एनी ऑफ, वन ऑफ, ऑफ लगते ही, अच्छा एवरी या ईच एंड एवरी के बाद कभी ऑफ लगता नहीं है, वो हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो देगा भी नहीं पेपर में। तो इसके बाद नाउन कैसा हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। क्यों? ऑफ लगने की वजह से। क्या लगने की वजह से? ऑफ लगने की वजह से। ठीक है मेरे भाई, क्या लगने की वजह से? ऑफ। तो नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन सारा खेल किसका है? वर्ब का। वर्ब कैसी ही रहेगी? सिंगुलर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ईच, नाइदर, आइदर, ये सब क्या है? सिंगुलर है। ज्यादा क्यों आया? क्योंकि चॉइस हमने ज्यादा में से लेनी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये बात आपके जहन में पहुंच चुकी होगी। अब पहुंच चुकी है तो तुम्हें पता है अगला काम क्या है। सर ये इंग्लिश ग्रामर का कौन सा लेक्चर है? ये इंग्लिश ग्रामर का आज शायद, बताना बच्चों कौन सा लेक्चर है? 15, 16, 17, 18 कुछ ऐसा होगा। लेकिन सर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। तो मेरे भाई सब्जेक्ट सुन लो, पहले बता दूं आपको, ये जो ये प्रेपोजिशन है ना ऑफ, ये इसको क्या बना रहा है? ऑब्जेक्ट बना रहा है। और इसमें से जो ईच निकल रहा है, तो ये ही सब्जेक्ट है। अब कह मत देना किसी को जाके कि ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, शायद इसके साथ साथ और दो चार का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और जिन जिन का इसके साथ साथ डाउट क्लियर हो गया, वो दिल फेंक के मारो, इतने दिल मारो, इतने दिल मारो कि ये पाकिस्तान वाले जो हैं देख के डर जाए कि भारत वालों के पास इतना दिल कहां से आया है। बताओ, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स में से ईच, आंसर क्या हो जाएगा? वॉज। तो यहां कैंडिडेट्स नहीं है, सब्जेक्ट है ईच। टीचर्स में से नाइदर मतलब एक भी नहीं, तो आंसर क्या होगा? हैज। टू बॉयज, दो लड़कों में से कोई सा एक, आइदर, तो आइदर के अकॉर्डिंग क्या होगा? एक। अपना आंसर मैच करते रहना भाई फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट, 4, 5 एंड 6 एंड 7। सर आपकी क्लासेस कहां मिलेगी? हाय भगवान, मैं बताते बताते थक गया। पाकिस्तान के एक लाहौर शहर में, उसके 2 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। उस गांव के पीछे एक पेड़ है बरगद का बहुत बड़ा। उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। उस गड्ढे में जब अंदर नीचे घुसोगे तो नीचे घुसने के बाद 2 किलोमीटर एक सुरंग मिलेगी। उस सुरंग से जब वापस ऊपर आओगे तो फिर आपको लगभग 400 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो एक इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर आएगा। उस बॉर्डर को जैसे ही क्रॉस करोगे तो इंडिया में एंट्री करोगे। इंडिया में वाघा बॉर्डर पे एंट्री करने के तुरंत बाद आपको देहरादून के लिए बस लेनी है। देहरादून के लिए बस जैसे ही लोगे तो वहां पर आकर आप देखोगे कि एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसका नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। उस कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको इंग्लिश स्पेशल का बैच, जिसमें आगे चल के सौयों मॉक टेस्ट, हजारों मॉक टेस्ट आने वाले हैं, प्लस सिलेबस जिसमें वोकैबुलरी की क्लास प्लस ग्रामर की क्लास दोनों मिलेगी। प्रॉपर रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर आपको एक एक चैप्टर के इतने क्वेश्चन मिलेंगे, इतने क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी टीचर ने इतने नहीं कराए होंगे हर चैप्टर वाइज, और इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। और उसमें पढ़ाते हुए आपको एक बहुत ही कमजोर सा एक प्राणी मिलेगा जो चिल्लाता चिल्लाता रहता है हमेशा सिखाने के लिए आप लोगों को, जिसका गला भी कभी कभी बैठ जाता है। उस क्लास को मात्र 499 रुपए में आप बाय कर सकते हो। कैसा लगा मेरा मजाक? पानी दे दे यार। वैसे मैं ऐड भी बना सकता हूँ एक, है ना? क्या कह रहे हो यार, कैसा आइडिया आया है। आज ही कांटेक्ट करता हूँ किसी से ऐड बनाने के लिए। नॉट एनी ऑफ द प्लेयर्स,
प्लेयर्स में से नॉट एनी का मतलब है एक भी नहीं, तो मतलब एक, तो आंसर हो जाएगा हैज। है भाई? अबे तुम हंस रहे हो यार। एड्रेस बहुत छोटा है। बड़ा एड्रेस तुम्हें समझ में नहीं आता तो छोटा ईच एंड एवरी। अब देखो कई बच्चे पता क्या करते हैं, ईच एंड एवरी मतलब अलग अलग समझ लेते हैं। ये प्रत्येक एक एक स्टूडेंट सिंगुलर ही होगा, आंसर होगा इज। ठीक है, और कभी कभी पेपर में ना ऐसे कर देता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, कि भैया ईच भी में ना ऐसे कर देता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, कि भैया ईच भी लग गया एवरी, चाहे लगने दो क्या फर्क पड़ रहा है, सिंगुलर ही होगा इज। ईच ऑफ द बॉयज लड़कों में से प्रत्येक, आंसर होगा प्लेज। नाइदर गर्ल, देखो अगर ऑफ लग जाएगा तो होगा नाइदर ऑफ गर्ल्स, लेकिन ऑफ है नहीं तो नाइदर के अकॉर्डिंग सिंगुलर, और ये भी हो जाएगा सिंगुलर। हंसना मना है बेटे। नेक्स्ट, फोड़ो जल्दी से फटाफट। 8, 9, 10, 11। निकालो। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक भी लड़की नहीं, इज। एवरी मदर मतलब प्रत्येक मां, सिंगुलर, लव्स हर चिल्ड्रन। एवरी, देखो एवरी लगे ना, एवरी मैन वुमेन चाइल्ड, सिंगुलर ही रहेगा क्योंकि ईच एंड एवरी लग गया। ठीक है, तो आंसर सिंगुलर के हिसाब से क्या हो जाएगा, नोज, नो नहीं नोज। नो स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट नहीं, सिंगुलर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, हैज। नेक्स्ट, अगला टाइप, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, वर्ब्स, ये तो मैंने कराया था शायद। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि पिछली क्लास में मैंने करा दिया था ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। अगर नहीं कराया तो बताओ जल्दी से। वैसे समझा तो कई बार दिया है, अगर नहीं भी कराया तो भी हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिए गए एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है। समझा रखा है बॉस मैंने तुम्हें ये बात, समझा तो रखा है। पहले बताओ कराया कि नहीं कराया, नहीं कराया तो दोबारा करा देता हूं। सीधी सी बात है, रिलेटिव प्रोनाउन से के बाद आने वाली जो वर्ब है वो किसके अनुसार लगती है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिए गए ए मतलब एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है। हो गया, चलो फिर भी फटाफट कर देते हैं ना जल्दी से। हु, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है प्लूरल, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर। नेक्स्ट, करा दिया यार मैंने ये, हाँ करा दिया भाई, मेरे करा दिया, करा दिया बच्चों, करा दिया। वीडियो में देख लेना पुरानी वाली में, मतलब इससे पिछले वाली में, करा दिया भाई करा दिया। ये आ जाओ टाइप 38। टाइप 38, 38 कराया कि नहीं कराया, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट जल्दी से। मुझे ऐसा लग रहा है 38 भी मैंने करा दिया है, कि अगर सेंटेंस किसी भी एडवर्ब ऑफ निगेशन से स्टार्ट हो, दो बातें बताई होंगी मैंने, कि सेंटेंस अगर किसी भी एडवर्ब ऑफ निगेशन से स्टार्ट हो तो उसके बाद पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है पहले, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, क्या आता है आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आती है आपकी मेन वर्ब। तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इस थ्योरी को कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है उल्टा हो जाना, सर ऊपर और पैर ऊपर और सर नीचे,
हो गया हो गया हो गया हो गया 30, ये वाला भी हो गया। तो चलिए, जैसे यार रोहन है ना, तो हार्डली डू ऑब्लिक डज रोहन, तो रोहन के हिसाब से डज, आई के हिसाब से हैव, ऐसे ही नो सूनर में या डू डज में से ही के अकॉर्डिंग डज। इसका मतलब हो गया, तो देख लेना पूरा पिछली वाली वीडियोस में। ये बात ये है, देखो ये टाइप अगला खतरनाक। देखो भाई, ध्यान से सुनना भाई, ये थोड़ा सा पेन देगा आपको। वेयर शी गोज इज ऑब्लिग आर नॉट नोन टू मी। मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता मुझे, बताओ मुझे क्या नहीं पता, क्या चीज नहीं पता मुझे। अब मुझे बताओ कि इस इज ऑब्लिग आर का सब्जेक्ट कौन है। मुझे क्या नहीं पता, ये जो गोज है ना, इसका सब्जेक्ट कौन है, शी के अकॉर्डिंग गोज लगा है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये इज ऑब्लिग आर का सब्जेक्ट कौन है, वो कहां जाती है, मुझे नहीं मालूम। एक सेकेंड, क्या नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, नहीं वो तो शी नहीं, उसका एक्शन वो कहां जाती है मुझे नहीं मालूम। तो इसका मतलब यह है कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये पूरा स्टेटमेंट है। ध्यान से सुनना, बड़ा खतरनाक सी बात है ये पूरा स्टेटमेंट है। और ये कितना स्टेटमेंट है, सिंगुलर स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब है कि कभी 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 सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही नहीं आता, एक स्टेटमेंट भी सब्जेक्ट का काम करता है। अगर स्टेटमेंट एक है मिलॉर्ड, अगर स्टेटमेंट एक अगर स्टेटमेंट एक होगा तो बा कसम, अगर स्टेटमेंट एक होगा तो सब्जेक्ट पूरा सिंगुलर माना जाएगा, और उसके आने वाली यार, तो उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। कई सारे बच्चे ये मान लेते हैं कि सर 1 2 3, लेकिन उन गधों को ये नहीं पता कि ये अलग अलग वर्ड हैं। इस सब्जेक्ट की वर्ब गोज है, लेकिन यहां पर पूरा सब्जेक्ट जो है वो वेयर शी गोज, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट बन चुका है। मिल ठीक है भाई, तो यहां पर ये पूरा एक सब्जेक्ट बन चुका है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमने मिलौर यहां से ये सीखा कि अगर कभी भी सब्जेक्ट स्टेटमेंट सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, कौन, स्टेटमेंट सब्जेक्ट का रूप लेगा, तो वो सिंगुलर कहलाएगा, आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। अब जज साहब क्या करें, तो वकील साहब फिर ये बताइए, अगर स्टेटमेंट 2 हो गए तो मिलॉर्ड इसमें क्या बात है। अगर स्टेटमेंट एक है, अगर मान लो एक पैक बनाया तो आदमी एक बार पिएगा, 2 पैक बनाया तो 2 बार। तो ऐसे ही अगर स्टेटमेंट एक होगा तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर शब्द माना जाएगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट 2 हुए तो डबल लगेगा, यानी कि प्लूरल वर्ब। तो जज साहब कह रहे तो एग्जांपल देके बताएंगे, आपके पास सबूत है। मिलॉर्ड सबूत पे सबूत, सबूत पे सबूत, कब तक मांगोगे ये सबूत। What she does, वो क्या करती है, एंड where she goes, और वो कहां जाती है। 2 बातें, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 is ऑब्लिग आर नॉट नोन टू मी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ना मुझे ये पता कि वो कहां जाती है, ना मुझे पता वो क्या करती है। तो 2 स्टेटमेंट। तो मिलॉर्ड अब आपके सामने मैंने इतने सबूत रख दिए हैं, क्या अब भी आपको कोई गुंजाइश है। तो अब मैं चाहता हूं कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, अमरीशपुरी को चढ़ाया जाता था। तो ये कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल। और मिलॉर्ड मेरी एक और रिक्वेस्ट है, कृपया ये जो बैठे हुए गधे हैं जो सारे देख रहे हैं इस अदालत में, उनको यह भी समझा दिया जाए कि तुम यहां से एक बात और सीख लो। क्या,
कि ये जो गधे हैं वो हमेशा ये समझते हैं कि जब WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। ये एक गलती और करने वाले हैं। क्या ये कभी कभी ऐसा कर देते हैं, where she goes, where she goes is oblique are not known to me, मुझे नहीं पता। क्या कि जब WH वर्ड से शुरुआत होती है तो एक गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो यहां पर शी गोज ना करके, इतने में आगे तो एरर बहुत दूर की बात है, मान लो उसने यहां पर गलती से आर दे दिया तो यहां तो एरर बाद में निकालेंगे, जाएंगे ही नहीं उधर, तो वो क्या कर देंगे, अरे WH वर्ड से शुरुआत हो रही है, नहीं भैया इसको काट दो, तो इसको कर दो वेयर डज शी गो, यानी कि इसका इंटेरोगेटिव बना देते हैं। मिलॉर्ड मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तभी तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है? कहां जाती है वो, कोई नहीं पूछ रहा, वो कहां जाती है ये बात नहीं पता। इसका मतलब यह हुआ, एक बात और भयानक आज आपने सीख ली, कि जब स्टेटमेंट सब्जेक्ट का रूप लेगा तो वहां उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। लिखो फटाफट जल्दी से, when statement is used as subject of a verb, comma, we do not use helping verb just after WH word in the beginning. ठीक है भाई, क्योंकि तुम मुंह उठा के ना तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद, तुरंत WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है आज बहुत सारे बच्चों को ये खतरनाक चीज समझ में आई होगी। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। एक तो WH वर्ड के पीछे हेल्पिंग वर्ब तभी लगानी है जब वो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट है और वो सब्जेक्ट का रोल ले रहा है तो फिर नहीं हो सकता ऐसा, फिर हेल्पिंग वर्ब मत लगाना। और स्टेटमेंट एक होगा तो सिंगुलर, दो होंगे तो प्लूरल। तो मिलॉर्ड अब मुझे ये बताइए कि आपका क्या हुक्म है? मार दिया जाए या छोड़, बताओ जल्दी से फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलॉर्ड मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी बड़े बैठे हुए इस कोर्ट में सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको भी कम से कम 4 साल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत के बावजूद भी ना ये लाइक करते हैं, ना ये सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं। इनको भी कम से कम 2-2 साल की सजा होनी चाहिए। WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट है मेरे भाई। क्या है? स्टेटमेंट। तो कितना स्टेटमेंट है? एक, तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी, है ना? अब बताओ आंसर फटाफट। हिंदी में सर लिख दीजिए एक, हिंदी में क्या लिखना है? ये डेफिनेशन, ये, अच्छा ये वाला। मिलॉर्ड मिलॉर्ड मेरी एक और रिक्वेस्ट है, ये जो बार बार इंग्लिश में भी हिंदी करते हैं, प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चाहे 2 साल के लिए मुझे भी डालिए, पर इनको उम्र कैद की सजा एक बार जरूर सुनाइए। ये जो अत्याचार करते हैं ना बार बार की इंग्लिश को हिंदी में, मैं कंफ्यूज हो गया हूं मिलॉर्ड। हाँ यार, कई बार नहीं आती ना हिंदी, और तुम बार बार इंग्लिश को हिंदी करवा रहे हो यार। ठीक है, कई बार हिंदी मैंने पढ़ी हुई होती है, बट कई बार मुझे नहीं समझ में आता ना कैसे ट्रांसलेट करना है उसको, फिर मैं गलत लिखता हूं तो मजाक उड़ाते हो यार। देखो, वॉट आई वॉन्ट, तो वॉट डू आई वॉन्ट नहीं करोगे, वॉट आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूं,
क्या खरीदना चाहता हूं, व्हाट आई वॉन्ट टू बाय, मैं क्या खरीदना चाहता हूं, इज अ कार, एक स्टेटमेंट। वॉट शी लाइक मोस्ट, सबसे ज्यादा उसे क्या पसंद है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। इज ऑनेस्टी, ईमानदारी है साबो। चलिए, वेयर ही गोज ऑन संडेज, संडे के दिन वो कहां जाता है, वो किसी को पता नहीं है। कई बच्चे यहां संडेज वगैरह देख के प्लूरल लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर आएगा इज। मिलॉर्ड, अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जितने भी दिल होंगे उससे समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसा हुआ। दिल बताएंगे, दिलों की संख्या बताएगी कि कैसा आप लोगों को ये लगा। टाइप 40, अच्छा टाइप 40 में क्या लिखा है, पढ़ देता हूं एक बार। यदि दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े हों और इनसे पहले नो का इस्तेमाल हुआ हो, तो इसका मतलब है कि ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। हिंदी वाले, यदि दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े हों तो इनसे पहले नो का इस्तेमाल हुआ हो, तो पूरा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। कहने का मतलब जैसे ईच एंड एवरी था ना, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन, इफ टू और मोर देन टू nouns are joined by and both nouns precedes what, no, दोनों से पहले no आता है, इट मींस द होल सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड सिंगुलर फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है, अब कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, अरे एक ही हो गया, एक ही हो गया, प्लूरल कर देते, नहीं, ना कोई टीचर ना कोई स्टूडेंट, एक एक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका वॉज। ऐसे नो गर्ल एंड नो बॉय, तो ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, तो आंसर होगा हैज। आगे बात समझ में? हो गया। नेक्स्ट, चलिए टाइप 41, ध्यान से देखना भाई, ये नाउन इन एपोजिशन। इन केस ऑफ नाउन इन एपोजिशन, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन और नंबर ऑफ फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन। नाउन इन अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। अब आपको तो पहले यही नहीं पता होगा कि नाउन इन अपोजिशन का यहां पर मतलब क्या है, तो मैं समझाता हूं। देखिए, जब कोई नाउन आपने लिख दिया या कोई प्रोनाउन लिख दिया, इस नाउन या प्रोनाउन की जानकारी जस्ट आगे जो भी वर्ड देगा, उस वर्ड को या उस नाउन को कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। क्या कहते हैं? नाउन इन ओपोजिशन, नहीं एपोजिशन। ठीक है, जैसे यहां पर है आई, मैं, कौन, मैं नहीं तो कौन बे, मैं, कौन, तो मैं की इंफॉर्म आई, इस प्रोनाउन की सब इंफॉर्मेशन किसने दी, मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा क्या हो गए, नाउन इन एपोजिशन। यू, यू की इंफॉर्मेशन कौन है, मेरा स्टूडेंट, तो ये हो गया नाउन इन एपोजिशन। तो नाउन इन एपोजिशन के केस में जो वर्ब लगेगी, वो नाउन इन एपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ही लगेगी। जब किसी नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन आगे कोई नाउन या प्रोनाउन दे, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब मत लगाना। ये था सारा खेल इसमें। ठीक है, इसको चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे कोई दूसरा नाउन, नाउन इन एपोजिशन, तो जो वर्ब है वो इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ फटाफट, अब मुझे एग्जाम्पल का आंसर दे दो, तुम्हारे दिमाग में ये बात चली गई है।
चलिए देखो, तो यहां मिस्टर शर्मा के हिसाब से लगाओगे तो इज लगेगा, बट पेपर में ये गलती मत कर देना, तो यहां आई के हिसाब से लगेगा एम। थोड़ा सा आगे को ले आओ इसको खींच के, मार दिया जाए। दूसरा, माय स्टूडेंट के हिसाब से तो वॉज लगेगा, बट एक्चुअल में आपका सब्जेक्ट कौन है, यू। ठीक है भाई, तो आपको नाउन इन अपोजिशन भी, नाउन इन अपोजिशन भी समझ में आ गया होगा। मनोज द फ्रेंड ऑफ अमित एंड सुमित। अब अगर तुम नोटिस करो द फ्रेंड ऑफ अमित सुमित, तो ऑफ के बाद तो अमित और सुमित क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और फ्रेंड जो है यहां पर वो क्या है, नाउन इन एपोजिशन, है ना, ये नाउन इन एपोजिशन। लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो कौन है भाई, हमारा मनोज। डेफिनेशन ऑफ नाउन इन एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन की परिभाषा कई लोगों को चाहिए होती है ना। व्हेन अ नाउन और नाउन फ्रेज is used to modify another noun by renaming the same person, place or thing, it is called noun in apposition। आधो को समझ नहीं आया होगा पक्का मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं यहां पर, लेकिन जो मैंने समझाया उससे समझ में आ गया ना आपको। इसका वही मतलब है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन कोई आगे वाला नाउन दे दे तो उसे कहते हैं, अच्छा प्रोनाउन नहीं देगा यहां इंफॉर्मेशन, कभी सोचो प्रोनाउन इन एपोजिशन, प्रोनाउन नहीं देगा। यहां नाउन प्रोनाउन हो सकता है, बट यहां केवल क्या ही होगा, नाउन ही होगा। तो ये जो जानकारी देने वाला नाउन है ना, ये कहलाता है नाउन इन एपोजिशन। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं तुम्हें जानता हूं क्या समझ में तुम्हें आएगा क्या नहीं आएगा। टाइप 42, राहुल पाल क्या कह रहा है, इसमें ग्रेविटी कहां है, कोई बताएगा मुझे। बेटा ये फिजिक्स की क्लास नहीं चल रही, ये चेहरा देख पहचान क्या पढ़ाता है ये चेहरा। ठीक है, फिजिक्स का तो मैं पी भी ना समझाऊं कभी भी, फिजिक्स से मुझे इतनी गंदी लगती है ना फिजिक्स। जीवन में दो ही सब्जेक्ट मुझे सबसे गंदे लगते हैं, मैथ्स और फिजिक्स। इंग्लिश में पहले पढ़ लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ समझ में ना आए। When V1 plus ing is used as noun, जब V1 plus ing, नहीं पहले इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ो। When V1 plus ing is used as noun, it is called gerund. If gerund infinitive या clause is used as subject, singular verb is used। 50% को तो समझ में आ गया होगा ये, लेकिन मैं अपने तरीके से समझाता हूं। जब V1 plus ing सब्जेक्ट का काम करे तो ये कैसा माना जाता है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। जब 2 प्लस V1 सब्जेक्ट का काम करे तो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। जब कोई फ्रेज सब्जेक्ट का काम करे, तो एक ही तो फ्रेज है, तो यहां भी लगेगा सिंगुलर वर्ब। V1 प्लस आईएनजी को कहते हैं जिरेंड, सब्जेक्ट का काम करता है। 2 प्लस V1 को कहते हैं इन्फिनेटिव, ये भी सब्जेक्ट का काम करता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एकदम से क्वेश्चन खड़ा होगा, सही बताना कि ये क्वेश्चन आने वाला था कि नहीं, कि सर अगर V1 प्लस आईएनजी के साथ एक और V1 प्लस आईएनजी जोड़ दें, मतलब दो V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी इसको हमने G1 कह दिया, और V1 प्लस आईएनजी इसको हमने G2 कह दिया, जिरेंड 1 जिरेंड 2। तो सर अब क्या होगा, सर जी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, यही बात थी हमारे दिल में। बताओ फटाफट, मजा आया कि नहीं आया, दिल की बात पहचानी कि नहीं पहचानी, क्या यही तुम्हारा अगला सवाल था कि नहीं था, जल्दी से बता दो फटाफट। सर ऐसे एक बात और बताओ, तो ऐसे तो क्या पता 2 प्लस V1 और 2 प्लस V1 दो इंफिनिटिव को अगर जोड़ दिया जाए, इंफिनिटिव 1 और इंफिनिटिव 2, तो इसका मतलब तो ये भी तो प्लूरल हो जाएगा। तो मैंने कब कहा सिंगुलर होगा, ये भी प्लूरल वर्ब लेगा। सर ऐसे तो फिर स्टेटमेंट जो आपका फ्रेज क्लॉज वाला है वो भी, हाँ जी वो भी, दो आएंगे तो वो भी प्लूरल हो जाएंगे, एक रहेगा तो सिंगुलर रहेगा। क्या कहते हो, उड़ा दे क्वेश्चन।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उड़ा दो फटाफट। भानु तोमर क्या कह रहा है, फिजिक्स वालों को बुरा लग गया। हाँ ये तो है। एक कह रहा फिजिक्स की वजह से ही तो पढ़ पा रहे हैं हम। एंटी एंटी इनकम्बेंसी तो तुरंत स्टार्ट हो जाती है गैल, एक कुछ भी बोलते ही। हाँ जी, तो पहला क्या होगा, टू रन, दौड़ना इज कंड्यूसिव टू हेल्थ। कंड्यूसिव क्या होता है, लाभदायक। स्विमिंग, ये आ गया स्टेटमेंट यानी कि जिरेंड, तो आंसर क्या होगा, इंप्रूव्स, क्योंकि सिंगुलर है तो एस लगेगा। वेयर ही वॉक्स, जो मैंने अभी पिछले सेंटेंस में बताया था आपको, वही स्टेटमेंट भी काम कर सकता है, इज अ